यस वी आर लाइव नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजाचार स्वागत करती हूँ आप सभी की इस पॉलिटी की क्लास में। और अपना टॉपिक चल रहा है संविधान से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। फटाफट से एक बार सभी मेरे प्यारे भाई बहन नहीं पहुंचे हैं तो एक बार आ जाएंगे सभी सेशन के अंदर। और आज का टॉपिक रहेगा अपना संविधान की प्रस्तावना। हर दूसरी एग्जाम में आपने देखा होगा, हर दूसरी एग्जाम में प्रस्तावना से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और प्रस्तावना अपन को इस तरीके से क्लियर करनी है कि कहीं ना कहीं आपको प्रस्तावना पढ़ने के बाद ये फील होना चाहिए कि अपन ने संविधान का निचोड़ पढ़ लिया है। चलिए, स्वागत है सभी का, वेरी गुड इवनिंग। नमस्ते भाई अंकुश, सभी का स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग पवन। जब अपन प्रस्तावना पढ़ते हैं, यदि कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि क्या ही रखा अपने भारत में, तो उसको बोलना कि अपने संविधान की एक प्रस्तावना का एक पेज तू पढ़ ले, अपने संविधान की प्रस्तावना की 15 लाइन तू पढ़ ले, तो पता चलेगा कि अपने भारत में क्या रखा है। अपने भारत के संविधान का निचोड़ जो प्रस्तावना में प्रस्तुत किया हुआ है, उसको यदि आप एक बार भी अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो पूरे के पूरे संविधान का कहीं ना कहीं आपको निचोड़ जूस जो बोलते हैं ना, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग योगेश, आपका भी स्वागत है। तो आज अपन उसी प्रस्तावना की बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो यही बात, पहला प्रश्न तो यही है कि प्रस्तावना का आइडिया किसके, कहां से आया, किस प्रकार से आया। नमस्ते भाई, क्या नाम है, जो भी नाम है आपका, कौन सी कुमारी हो, नमस्ते आपको भी, ठीक है। अब बात करेंगे अपन जो प्रस्तावना की, जो बात करेंगे कि वो प्रस्तावना का आइडिया कहां से आया। तो याद होगा आपको, कल अपन ने जो पढ़ा था संविधान सभा, उस संविधान सभा में जब अपन ने देखा पहली बैठक, दूसरी बैठक, फिर पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक, और उसके तुरंत बाद जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव को ही क्या बोलते हैं, उद्देशिका। क्योंकि उसी के अंदर क्या था कि अपने संविधान का उद्देश्य क्या है, अपन जिस आयन का, जिस संविधान का अपन निर्माण कर रहे हैं, उसका टारगेट उद्देश्य क्या है। जिस संविधान की अपन निर्माण कर रहे हैं, जिस संविधान की अपन रचना कर रहे हैं, वो किस प्रकार से लागू होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, सरकार कैसे उसमें कार्य करेगी, इन सभी बातों का ब्यौरा उद्देश्य प्रस्ताव में रखा था। हालांकि 13 दिसंबर 1946 को उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग है वो संविधान सभा का बहिष्कार कर रही थी। तो जयकर और अंबेडकर जैसे व्यक्तियों ने कहा कि जब तक मुस्लिम लीग नहीं आ जाती, जब तक वो शामिल नहीं हो जाती, अपन है वो इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। और यही वजह थी कि 13 दिसंबर को वो प्रस्ताव स्वीकार न होके 22 जनवरी 1947 को वो प्रस्ताव है वो स्वीकार किया जाता है, ठीक है। ये हुई बात कि अपनी उद्देशिका प्रस्तावना का आइडिया कहां से आया, तो उद्देश्य प्रस्ताव से, जो 13 दिसंबर 1946 का था, पंडित नेहरू जी द्वारा लाया गया था, जो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत हुआ था। और उसका उद्देश्य यही था कि जिस आयन का, जिस संविधान का अपन निर्माण कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसमें सरकार की प्रकृति कैसी होगी, कैसे है वो कार्य करेगी। तो ये हुआ अपने प्रस्तावना आई कहां से, उसका जिक्र। और यही एक वजह है कि अपनी प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। शायद कई बार आपको देखने को मिलता है प्रस्तावना का नाम उद्देशिका, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो प्रस्तावना अपन कब से कर रहे हैं, वो प्रस्तावना है क्या। क्योंकि अपन ने देखा कि उद्देश्य प्रस्ताव के तहत अपनी प्रस्तावना नाम आया, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं। तो ये प्रस्तावना है क्या, तो प्रस्तावना जो है, उद्देश्य जहां पर लिखे होते हैं वही अपनी प्रस्तावना है। और उद्देश्य कैसे, वही सेम चीज कि संविधान में, अर्थात जिस संविधान का, जिस कानून का अपन निर्माण कर रहे हैं, वो कहां कहां पर लागू होगा, कैसे कैसे लागू होगा, और किस प्रकार से कार्य करेगा, और किस तिथि को लागू होगा, इन सभी चीजों के बारे में गागर में सागर, यानी शॉर्ट रूप में जो लिखा हुआ है, वही क्या है, अपनी प्रस्तावना है। पहली चीज क्या देखी अपन ने कि प्रस्तावना का आइडिया कहां से है। भाई राधे राधे, सभी का स्वागत है। अलीसर खान, थैंक यू, आपकी मम्मा को भी मेरी तरफ से सादर चरण स्पर्श। और राधे राधे भाई, आपको भी वीर सूरज। अब देखिए बात कहाँ पे कर रहे थे अपन, पहली चीज पढ़ी कि प्रस्तावना आई कहां से, तो अपन ने देखा उद्देश्य प्रस्ताव से।
दूसरी चीज अपन ने देखी कि जो प्रस्तावना अपन कर रहे हैं वो प्रस्तावना है क्या, तो अपन ने देखा कि उद्देश्यों का जो ब्यौरा है, संविधान का जो निचोड़ है, वही क्या है, प्रस्तावना है। अब अगला प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट अपना आता है, अगला प्रश्न दिमाग में आएगा कि अपन ने जो प्रस्तावना की बात की है, क्या अपन इस संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इसके संबंध में यानी संशोधन से रिलेटेड जो प्रश्न है वो कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्या अपन है वो अपने संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं क्या। इससे रिलेटेड 2-3 अपने वाद आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले आता है अपना बेरुबारी वाद। बेरुबारी जो वाद है वो सन 1960 का वाद है, जिसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो अपने संविधान का भाग नहीं है, अतः हम इसमें संशोधन है वो नहीं कर सकते हैं। पहला वाद है बेरुबारी वाद, जिसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और हम यानी अपन है वो इसमें संशोधन नहीं कर सकते। प्रदीप कुमार स्वागत है आपका भी, संतोष आर के। देखिए नेक्स्ट दूसरे की बात करेंगे, दूसरा वाद, इसमें तो ये नकार दिया कि इस प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है और अपन इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात आती है, दूसरा वाद याद रखना कई बार एग्जाम में आता है, केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वाद जो इसके 13 साल बाद यानी 24 अप्रैल 1973 में आता है। ये एक बड़ा वाद था जिसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ थी, जिसमें यह स्वीकार किया कि प्रस्तावना जो है वो अपने संविधान का ही एक अंग है और हम यानी अपन है वो उसमें संशोधन कर सकते हैं। संशोधन के बारे में बात कर रहे हैं। पहला अपना वाद था बेरुबारी वाद, जो 1960 का वाद है, जिसमें ये अस्वीकार किया कि प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है और हम अपन यानी है उसमें संशोधन नहीं कर सकते। दूसरा वाद है केशवानंद भारती वाद, जो 24 अप्रैल 1973 का है, जिसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ थी, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है और अपन उसमें संशोधन है वो कर सकते हैं। 2 बात। तीसरा संशोधन आता है अपना वाद आता है एसआर बॉम्बे वर्सेज यूनियन ऑफ द इंडिया। इस वाद की यदि मैं बात करूं तो एसआर बॉम्बे जो है वो कर्नाटक के सीएम थे। एसआर बॉम्बे कर्नाटक के सीएम थे। उस समय तात्कालिक जो राज्यपाल थे, उन्होंने अपने राज्य का संवैधानिक ढांचा जो था उसको गड़बड़ी बताते हुए, संवैधानिक तंत्र असफल होते हुए दिखाते हुए अनुच्छेद 356 के तहत कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू करते हुए एसआर बॉम्बे जो सीएम थे उनको क्या किया, बर्खास्त कर दिया। ऐसी घटना एसआर बॉम्बे वर्सेस मुस्लिम यूनियन ऑफ द इंडिया वाद में थी और इस वाद में ये स्वीकार किया कि प्रस्तावना है वो क्या है, अपने संविधान की क्या है, आधारभूत संरचना है। को समझ आया? वेरी गुड आफ्टरनून कोमल, सभी का स्वागत है केरल से। ओके देखिए बात करेंगे 3 वादों की मैंने बात की है संशोधन से संबंधित। पहला वाद था बेरुबारी वाद जो 1960 का है, जिसमें यह अस्वीकार किया कि संविधान है प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, अतः हम उसमें संशोधन नहीं कर सकते। दूसरा वाद है केशवानंद भारती वाद जो 24 अप्रैल 1973 का है, जो एक बड़ा वाद था जिसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ थी और इसमें यह स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और अपन उसमें संशोधन है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एसआर बॉम्बे वर्सेज यूनियन ऑफ द इंडिया वाद की, जिसमें फिर से स्वीकार किया कि प्रस्तावना है वो संविधान की आधारभूत संरचना है। तो क्लियर हुआ बात, ये क्लियर हो गई। बिल्कुल भैया कैलाश मेहर, वेरी गुड आफ्टरनून भाई एग्री डॉक्टर। देखिए यहां से ये 2 जो लास्ट वाले वाद आए, इनसे ये स्पष्ट हो गया कि अब अपन है वो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए यदि अपन संशोधन कर सकते हैं तो मुझे ये बताइए कि अपने संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन का तो अपन को हाँ बोल ही दिया कि कर सकते हो। अब बताना है, एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है कि अपन संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है।
और यदि हुआ है तो वो कौन सा हुआ है? तो मात्र और मात्र अपने संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। अच्छा, 3 वर्ष पहले संविधान पढ़ा था और आज मुझसे पढ़ रहे हो, क्या बात है। वेरी गुड इवनिंग, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, मैं संशोधन की बात कर रही हूं। मेरा प्रश्न ये है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है। तो सूरज ने लिखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया है, मात्र और मात्र एक बार। संख्या कई बार पूछी जाती है, तो मात्र और मात्र एक बार संशोधन हुआ है, और वह संविधान संशोधन है अपना 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, और इस संविधान संशोधन में क्या प्रस्तावना में क्या संशोधन किया गया? बिल्कुल ले सकते हो, एसआई के लिए भी, किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हो, सभी एग्जाम्स के लिए है, रेलवे, एसएससी, एसआई, पुलिस, जो भी है जिसमें आपका जीके आता है। ठीक है, अब देखिए, इस 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में क्या संशोधन किए, तो वो है इसमें 3 शब्द जोड़े गए। अब वो शब्द कौन कौन से थे? पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा है अपना अखंडता। याद रखना, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अपने केशवानंद भारती बनाम वाद में ये देखा कि अपन संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो कितनी बार संशोधन अपन ने किया, कितनी बार अपन को लगा कि संविधान में संशोधन की प्रस्तावना में संशोधन की आवश्यकता है? तो सिर्फ एक बार लगा, और वो कब लगा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में लगा, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द क्या थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। यहां तक क्लियर हुआ? आगे अपन अब पढ़ते हैं थोड़ा सा अपने संविधान की प्रस्तावना को। ये जो अपन देख पा रहे हैं पीछे, ये अपने संविधान का निचोड़, मात्र 1 पेज। इसको यदि आपने समझ लिया तो आप अपनी संविधान है उसको अच्छे से समझ पाओगे। यदि कोई व्यक्ति यूं बोले कि आपके संविधान में क्या है, तो एक बार प्रस्तावना है वो उनको पढ़ा देना, समझ आ जाएगा कि अपने संविधान में क्या है। आइए देखते हैं संविधान की प्रस्तावना को। तो पहली बात तो ये है कि अपने संविधान की जो प्रियम्बल है, यानी प्रस्तावना है, उसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है, और इसका रीजन मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, चलिए, रीजन क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव वाला रीजन था, यही एक रीजन था, इसी वजह से इसको उद्देशिका कहा जाता है। अब देखिए, जैसे ही अपन प्रस्तावना पढ़ेंगे तो हर एक शब्द के पीछे छुपी हुई कहानी अपन पढ़ेंगे, और हर एक शब्द का अर्थ अपन देखने वाले हैं, जिससे आपका संविधान है वो भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, और आपकी प्रस्तावना से हर दूसरे एग्जाम में प्रश्न आता है वो भी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही मैंने प्रस्तावना को पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि हम भारत के लोग, एक प्रश्न यहां से सीधा बनता है कि अपने संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है? संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है? इसका उत्तर मुझे जब मिला, जब मैंने प्रस्तावना को पढ़ना स्टार्ट किया। हालांकि अपने जो संविधान है उसका निर्माण है वो संविधान सभा के द्वारा हुआ था, यानी संविधान सभा में अनेक प्रकार के सदस्य थे, उन लोगों के द्वारा संविधान का गठन किया, निर्माण किया, रचना की। लेकिन उन लोगों ने खुद ने ही प्रस्तावना की पहली ही लाइन में लिखा कि हम भारत के लोग। इसका क्या मीनिंग निकलता है? इसका अर्थ ये निकलता है कि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसका मुख्य स्रोत है वो संविधान सभा के सदस्य खुद है। वो किनको बनाया? भारत के लोगों को। यानी कि एक शब्द में बोलूं तो भारत के संविधान की प्रस्तावना के स्रोत क्या है? भारत की जनता है। यानी कि भारत की बात करें, संविधान में सबसे सुप्रीम किसको माना है, सबसे सर्वोच्च किसको माना है? तो वो है अपनी भारत की जनता। बहुत अच्छा। आप खुद क्या हो? भारत की प्रस्तावना का मुख्य स्रोत हो। आप भारत में क्या हो? सुप्रीम हो, सर्वोच्च हो। कई बार लड़ाई न्यूज में भी देखते हैं अपन, जैसे कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं। लेकिन अपनी प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संविधान में, प्रस्तावना में सुप्रीम कौन है? तो सुप्रीम कौन है?
भारत की जनता है, भारत के लोग हैं। तो लोग ही तो क्या है, संविधान के मुख्य स्रोत है। क्लियर हुआ? एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो क्या है, भारत की जनता है। और ये किससे स्पष्ट होता है, पहली लाइन के पहले अक्षर हम भारत के लोग से। आगे देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखिए दूसरा प्रश्न, हर एक शब्द में आपको प्रश्न मिलेगा। पहली चीज तो मिला कि स्रोत क्या है प्रस्तावना का। दूसरा, अपने भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। एग्जाम का प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रस्तावना जो है इसमें भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो जैसे अपन पूरी इस प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो अपन को पता चलेगा कि पूरी प्रस्तावना की पहली जो लाइन है उसी लाइन में 2 बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यहां देखिए भारत शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में 2 बार हुआ है। ठीक है, हर एग्जाम के लिए है, तभी सभी एग्जाम्स के लिए ना। ओके, अब देखिए क्लियर हुआ यहां तक। आगे देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब देखिए और 3 प्रश्न और बनेंगे यहाँ पे। कौन कौन से देखना, एक प्रश्न आपका यहाँ पे बनेगा कि अपने संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय है वो नागरिकों को दिए गए हैं। पहला प्रश्न बनेगा न्याय से, दूसरा प्रश्न बनेगा स्वतंत्रता से और तीसरा प्रश्न बनेगा समता से। तीनों प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। हालांकि न्याय वाला प्रश्न है वो तो कर्म के रूप में भी पूछा हुआ है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें न्याय को किस प्रकार क्रमबद्ध किया गया है। नमस्ते सभी को। अब देखिए किस प्रकार क्रमबद्ध किया हुआ है, आप देख सकते हो। पहला है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, तो वो 3 प्रकार के। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एक प्रश्न क्लियर हुआ। अगली लाइन नेक्स्ट आता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो कितने प्रकार की, देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की भारतीय नागरिकों को क्या दी गई है, स्वतंत्रता। हालांकि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 में भी मिलेगी, क्योंकि अनुच्छेद 19 में क्या है, मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई है। लेकिन यहाँ पे प्रस्तावना में आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र मिलता है, और ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये भी अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन है वो किया गया है। अगला तीसरा प्रश्न आता है समता का, कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की क्षमता है वो नागरिकों को दी गई है। तो वो देखिए, एक है अपना प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अनुच्छेद 16 यदि आपने पढ़ा तो उसमें अवसर की समानता आपको दी गई है, और उसी प्रकार से प्रस्तावना में भी 2 प्रकार की समानता का उल्लेख, समता का उल्लेख है वो भारतीय नागरिकों के लिए किया गया है। बहुत अच्छा कोमल, बिल्कुल 19 में भी इसका वर्णन है, किसका, अविचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। ठीक है, समानता कितने प्रकार की दी है यहाँ पे, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अवसर की जो समानता है वो अनुच्छेद 16 में भी वर्णित है। आगे नेक्स्ट देखिए, समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 यानी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। राइट, बहुत अच्छा।
26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया और संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी। बहुत अच्छा। देखिए अब बात किसकी कर रहे हैं वो देखना, यहाँ पे ये 3 शब्द दिए गए हैं, ऐसे मत समझना कि यहाँ पे एक भी शब्द निरर्थक है। हर एक शब्द का अर्थ है और हर एक शब्द से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और हर दूसरे एग्जाम में एक अलग ही तरीके का प्रश्न है वो प्रस्तावना से पूछा जाता है। यदि आपके सिलेबस में पॉलिटी आती है, संविधान यदि आता है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी प्रस्तावना से प्रश्न ना पूछा जाए। ठीक है, कोई बात नहीं इंडियन कार्तिक। अब देखिए बात करेंगे यहाँ पे प्रस्तावना में यूज किए गए एक एक शब्द के अर्थ के बारे में, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या बात है योगेश कुमार, बहुत अच्छा, वेल डन। अब देखिए एक एक शब्द यहाँ पे देखिए कई बार पूछा हुआ है कि संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों का, तो देखिए संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित यानी सौंपा गया कब, 26 नवंबर 1949 को, जबकि लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू होता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 394 में मिलता है और उसमें कहा गया कि 16 अनुच्छेदों को उस टाइम लागू किया गया था। अब देखिए आगे बात करते हैं प्रस्तावना में यूज किए गए एक एक शब्द का अर्थ। पवन कुमार अपनी क्लास है वो 3 बजे से लाइव आती है और 9 बजे सुबह हिस्ट्री की कॉन्सेप्ट की क्लास आती है। ठीक है, ओके। अब देखिए अब बात करेंगे इस प्रस्तावना में यूज किए गए एक एक शब्द के अर्थ की। पहला शब्द हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे कि इस शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, देखिए इसका तात्पर्य, हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और भारत के लोग ही सर्वोच्च क्या है, संप्रभु है। जैसे मैंने अभी बताया कि अपने संविधान की प्रस्तावना के स्रोत क्या है, भारत के लोग है, भारत की जनता है और भारत में सुप्रीम भी कौन है, सर्वोच्च भी कौन है, भारत की जनता है। अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है, अर्थात दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को क्या है, समर्पित है। ठीक है, अगली बात, नेक्स्ट शब्द की बात करते हैं संप्रभुता। संप्रभुता शब्द का आशय क्या होता है, आइए देखते हैं। भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है। संप्रभुता का आशय कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि क्या अर्थ होता है, क्या सेंस होता है। तो पहली बात भैया 3 बजे से होती है पवन कुमार। अब देखिए बात करते हैं संप्रभुता का क्या सेंस होता है। तो भारत जो है वो ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, यानी इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक और बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, संप्रभुता का अर्थ हुआ, जिसका जिक्र क्या है संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। वेरी गुड इवनिंग ओम प्रकाश। नेक्स्ट देखिए अगले शब्द की बात करेंगे समाजवादी। तो आपने देखा होगा राष्ट्र जो होते हैं 2 प्रकार की उनमें व्यवस्था होती है, एक होती है अपनी पूंजीवादी और दूसरी होती है अपनी समाजवादी। पूंजीवादी व्यवस्था जैसे जिसमें सभी जो साधन होते हैं उस पर सरकार का स्वामित्व होता है, और दूसरी तरफ बात करूं समाजवादी की, तो समाजवादी की बात करूं जैसे, हालांकि 1991 में जो वैश्वीकरण की नीति आई थी, उदारीकरण की जो नीति आई थी, उसके बाद में जो समाजवादी शब्द है वो थोड़ा सा निष्क्रिय सा हो गया, लेकिन अपनी प्रस्तावना में इसका विवरण है, इस वजह से हम इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, देखिए समाजवादी शब्द का आशय यह है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में संतुल्य सामंजस्य हो। समझ आया, बहुत अच्छी बात है। यानी पूंजीवादी और समाजवादी 2 प्रकार की व्यवस्था होती है। 1991 के बाद हालांकि ये व्यवस्था है वो थोड़ी सी निष्क्रिय हो गई, लेकिन प्रस्तावना में इसका उल्लेख है, इस वजह से इसका भी अर्थ अपन ने देख लिया है। नमस्ते भाई राकेश। अगला नेक्स्ट बात करेंगे पंथ निरपेक्षता। 42वां संविधान जो संशोधन देखा उसमें एक शब्द था पंथ निरपेक्ष। हालांकि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष ये दोनों सेम ही शब्द हैं, शाब्दिक अर्थ इनका अलग होता है, लेकिन लगभग इनका सेंस है वो मैच करता है। कोई बात नहीं जेपी। देखिए अब इसका अर्थ क्या होता है, पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। देखिए पंथ निरपेक्षता का सेंस सीधा सीधा यदि शब्द से अर्थ की बात करूं
कि भारत है वो किसी भी पंथ कि जैसे बोले तो किसी भी धर्म विशेष को यहाँ पे अनुमति नहीं दी गई है। सभी धर्मों को बिना किसी भेदभाव के स्वीकार किया है। भारत किसी एक धर्म विशेष का राष्ट्र नहीं है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं था, 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा था। अगला, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता भी एक ऐसे ही राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे और इसी वजह से उन्होंने मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को पहले से ही उन्होंने जोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि भारत है वो किसी एक धर्म विशेष का राष्ट्र है नहीं है। यहाँ पे सभी धर्मों को स्वतंत्रता है, बिना किसी भेदभाव के किसी भी धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। ठीक है, देखिए इसीलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए और भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं। अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का सम्मान समर्थन प्राप्त है। ऐसे नहीं है कि भारत में यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम है तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? इसका रीजन ये है कि अपने संविधान में मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। उसके तहत अपन किसी भी बोले तो धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसके प्रति श्रद्धा रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सुबह नहीं लगती है ओम प्रकाश, सुबह तो 9 बजे सर की लगती है हिस्ट्री की। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अगले शब्द की। अगला शब्द आता है आपका लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शब्द तो अपनी प्रस्तावना का वो बोले तो नींव है, जिससे एक ही शब्द से अपना स्पष्ट हो जाता है कि अपना संविधान कैसा होगा। यदि खुद लोकतंत्र शब्द की बात करूं थोड़ी सी, तो अब्राहम लिंकन का एक कथन मुझे याद आ रहा है कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुना हुआ शासक जब शासन करता है तो वह लोकतंत्र कहलाता है और वह लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। यानी जनता खुद अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपने मुखिया को चुनती है, यानी कोई राजा का या फिर तानाशाह शासन वहां नहीं होता है। जैसे मैं देखूं, हालांकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है अपना प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अपना अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन सा होता है? जिसमें जनता है वो खुद यानी अपना मुखिया चुनती है। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन सा होता है? जिसमें जनता है वो प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि आगे जाके शासन का प्रमुख है उसको चुनते हैं। और अभी बात करूं अपने भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप में किया गया है। आपको भी पता है, क्योंकि अपना भारत है क्या? एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है जिसमें जनता को सारे अधिकार दिए गए हैं, जिसमें जनता को शासन की शक्ति दी गई है और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आगे जाके क्या करते हैं? शासन करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। एक सेकेंड, वयस्क मताधिकार आप सभी को पता है, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है, जो पहले 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन के तहत वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो 18 कर दी, इससे पहले है वो 21 वर्ष थी। वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। बिल्कुल भाई, वेलकम और स्वागत है सभी का। देखिए, लोकतंत्र शब्द तो वो शब्द है जिससे अपने भारत का संविधान है वो सर्वोच्च कहलाता है और यही वजह है कि अपना भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहलाता है। लोकतंत्र यानी अपनी जनता खुद शासन करती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है वो आगे जाके शासन करते हैं। ठीक है, और उसका छोटे से लक्षणों की बात करूं तो उसका एग्जाम्पल है वयस्क मताधिकार दिया गया है, स्वतंत्र अपनी न्यायपालिका है, सामाजिक इसमें चुनाव होते हैं, कानून की इसमें स्वतंत्रता होती है और कानून की सर्वोच्चता होती है, भेदभाव का यहाँ पे अभाव है और यही वजह है कि भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक क्या है? राष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट आगे अपन बात करेंगे गणतंत्र शब्द की। देखिए, गणतंत्र और स्वतंत्र शब्द में
डिफरेंस होता है। वो कैसा डिफरेंस? गणतंत्र का अर्थ होता है कि जहां पे जनता का चुना हुआ शासक जब शासन करता है, अर्थात किसी एक व्यक्ति के हाथ में शासन की डोर नहीं होती है। जैसे मैं बोलूं स्वतंत्र भारत, तो किस आपको ध्यान आना चाहिए 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। और यदि मैं बोलूं गणतंत्र भारत, तो गणतंत्र भारत यानी 26 जनवरी 1950। इसका रीजन क्या है? 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू होता है, तो अपने भारत का सर्वोच्च यानी प्रमुख नागरिक जो राष्ट्रपति को अपन कहते हैं, उसका चुनाव होता है और पहली बार होता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है और तभी से अपना भारत है वो एक गणतंत्र राष्ट्र कहलाता है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी कि गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। जैसे अपने भारत में प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात चुनाव होते हैं, तो ये क्या हुआ, एक निश्चित समयावधि के बाद में चुनाव होते हैं और यदि जनता को ठीक लगा तो ठीक है, अन्यथा उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखिए, गणतंत्र के अर्थ में 2 और बातें शामिल हैं। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है और यही रीजन है कि अपना राष्ट्र है वो क्या है, एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र है। दूसरी यह है कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति है। यानी कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे वंशानुगत व्यवस्था नहीं है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में संपूर्ण शासन की बागडोर है वो नहीं है। और यही वजह है कि बड़ा लोकतंत्र, बड़ा गणतंत्रात्मक अपना राष्ट्र भारत है। यानी कि इसीलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। अगला शब्द बात करेंगे अपन स्वतंत्रता की। तो अपन ने देखा 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, यानी बिना किसी भेदभाव के। जैसे इसमें लिखा है, यह स्वतंत्रता का तात्पर्य है नागरिक स्वतंत्रता से। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। जैसे अपने पीछे देखा विचार, अभिव्यक्ति, गरिमा की, ये सारी स्वतंत्रताएं अपने देखी थी, धर्म उपासना की। अगला अपन बात करें समता की, तो ये भी बिना किसी भेदभाव के, बिना जाति, लिंग, वर्ण के आधार पे भेदभाव के, बिना धर्म के भेदभाव के यहाँ पे समता है वो प्रदान की गई है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती है, जिसका अभिप्राय है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध। समता की बात करें तो अपने भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 3 प्रकार के न्याय है वो अपने संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। बिल्कुल पीडीएफ आपको कैरियर नाउ के एप्लीकेशन में प्लस में कैरियर नाउ के टेलीग्राम में जो ऊपर पिन कर रखा है, दोनों जगह आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगला और अगला शब्द आता है आपका न्याय, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रही थी कि न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है और जिसे 3 भिन्न भिन्न रूपों में देखा जा सकता है। कर्म कई बार पूछ लिया जाता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए, पहला है सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि मानव के बीच जाति, वर्ण के आधार पर भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर है वो सुलभ हो। दूसरा, आर्थिक न्याय से अपना अभिप्राय है उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत ना हो जाए। अगला बात करेंगे राजनीतिक न्याय की। राजनीतिक जो न्याय है उससे अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार है वो प्राप्त हो। ठीक है, इसका विवरण भी अपने प्रस्तावना में है और अपने शब्दों का अर्थ देखा है। और अंतिम शब्द है अपना बंधुत्व। बंधुत्व जो शब्द होता है, इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो भाईचारे की भावना होती है। जैसे अपने फ्रांस की क्रांति देखी थी, उसमें भी बंधुत्व अर्थात भाईचारे शब्द का प्रयोग हुआ था। इसका अर्थ है पीडीएफ सब करे, पीडीएफ पढ़ने कोई, और जब पीडीएफ पढ़ने की बारी आए फिर चद्दर तान के सोए। क्या बात है, हाँ सही बात भी है। वैसे तो आप सेशन को अच्छे से समझा करो, यदि आपको नोट्स बनाने तो आप पीडीएफ का यूज किया करो, ठीक है ना।
अब देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ भाईचारे की भावना होती है। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा, पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। हालांकि मौलिक कर्तव्यों में भी बंधुत्व शब्द का जिक्र किया गया है। तो ये जो अपन ने प्रस्तावना देखी, उसके अंदर अलग अलग जो शब्द थे, उनका एक एक शब्द का अपन ने अर्थ देख लिया है। ठीक है, अब कुछ एक व्यक्ति थे जिन्होंने प्रस्तावना के बारे में अच्छे अच्छे वाक्य बोले हैं, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। हाँ, सुपर हिट बिल्कुल, यहाँ पे आप समझ लो, यदि रिवाइज करो तो आप पीडीएफ से कर लेना। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ एक व्यक्तियों की अपन बात करेंगे। पहला तो एक पॉइंट तो ये है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा कहाँ से ली गई। देखिए, पहली चीज तो ये, प्रस्तावना कहाँ से ली गई। दो तीन प्रश्नों की मैं बात कर लेती हूँ। प्रस्तावना कहाँ से ली गई, तो वो ली गई है आपकी अमेरिका के संविधान से। ठीक है, दूसरा प्रश्न आता है आपका कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ग्रहण की गई, तो वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और अगला प्रश्न, यदि एक पॉइंट की और बात करूं कि प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा शामिल कब किया, प्रस्तावना को शामिल कब किया गया, कब किया गया, तो वो है आपके तो वो है आपका 26 नवंबर 1949 जो अपन ने देखा था। ठीक है, अब एक दो पॉइंट अपन देख लेते हैं। हाँ, एक दो पॉइंट अपन और देख लेते हैं। एक व्यक्ति थे ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव का जो एक कथन है, उन्होंने एक बात बोली थी, वो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठाकुर दास भार्गव ने कहा है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक आधारभूत अंग है। प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने। दूसरा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो वो भी ठाकुर दास भार्गव ने। संविधान की आत्मा, ये दोनों बातें किसने कही है? ठाकुर दास भार्गव ने। किसके लिए कही है? प्रस्तावना के लिए। एक और नाम आता है के एम मुंशी का। के एम मुंशी ने भी संविधान की प्रस्तावना के लिए दो शब्द कहे। वो क्या है? इन्होंने कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है? संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली शब्द का प्रयोग किया प्रस्तावना के लिए। इस प्रकार जब अपन ने इस प्रस्तावना को पूरा पढ़ा तो अपन को पता चला कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की क्या है? आधारभूत संरचना है, आधारभूत अंग है। आप मुझे फटाफट आप कमेंट करके ये बताओगे कि आपको प्रस्तावना समझ आई क्या? कितना क्या समझ आया है कमेंट करके जरूर बताना। और यदि आप, हाँ बिल्कुल, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। जैसे एक लॉक होता है, उसके जो चाबी लगती है वो क्या है? अपने संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है। ठीक है ना? अच्छा, 46 लिख दिया गया, 49 है ना, इसको इतना तो कर लेना आप। ओके, अब देखिए, यदि आप चाहो तो मैं फिर से रिवाइज कर सकती हूँ। बहुत अच्छा किया मुंशी, बिल्कुल, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी ने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की जन्म कुंडली कहा है। और ठाकुर दास भार्गव ने तो यहां तक कहा है कि प्रस्तावना अपने संविधान की क्या है? आत्मा है। जैसे मैं थोड़ा हिंदी में आपको लेके चलूं तो क्रिया जो होती है उसका मूल रूप या फिर आत्मा किसको कहा जाता है? धातु को कहा जाता है। उसी प्रकार से अपने संविधान की प्रस्तावना जो है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब बताओ आपके क्या डाउट थे? आपके यदि कोई डाउट है इंडियन कार्तिक, आप एक काम करना, नीचे नंबर चल रहे हैं उन पे आप वैसे कांटेक्ट कर लेना, आपको वैसे बता देंगे ना। यहाँ पे तो शायद सेशन के अंदर तो ये बताना शायद संभव ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिल्कुल कोमल सिंह तोमर, एकदम पूरी पॉलिटी आपको ऐसे ही पढ़ाई जाएगी आराम से। ठीक है, रिवाइज करो। चलो बात करते हैं अपने संविधान की प्रस्तावना की।
देखिए, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात की प्रस्तावना का नाम, मतलब प्रस्तावना आई कहां से, तो 13 दिसंबर 1946 को जब पंडित नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, उसमें संविधान का पूरा ब्यौरा था कि कैसे क्या होगा, कौन कौन से इसके उद्देश्य हैं, सरकार की प्रकृति कैसे होगी, सरकार काम कैसे करेगी, और इन सभी का ब्यौरा उद्देश्य प्रस्ताव में था, जो उस दिन लागू नहीं हुआ। 22 जनवरी 1947 को आगे जाके लागू होता है, और यही जो है जो आगे उद्देश्य काम में परिवर्तित होता है, यानी प्रस्तावना में परिवर्तित होता है, और यही वजह है कि प्रस्तावना का एक अन्य नाम क्या है, उद्देशिका भी है। फिर अपन ने देखा कि क्या प्रस्तावना, ये देख ही लिया कि है क्या, तो उद्देश्य जिसमें लिखे गए हैं कि संविधान जिस आइन का अपन निर्माण कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ कैसे कार्य करेगा, कैसे लागू होगा, कौन सी तिथि को लागू होगा, इन सभी का ब्यौरा क्या है, प्रस्तावना में रखा गया है। अगला नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्या अपन संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड 3 वाद थे। पहला अपना बेरोबारी वाद, जिसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः हम उसमें संशोधन नहीं कर सकते। दूसरी बात वो 1960 का वाद था। इसके जस्ट 13 साल बाद में 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती वाद आता है, जो 13 न्यायाधीशों की एक पीठ थी, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना अपने संविधान का एक अंग है और अपन उसमें संशोधन कर सकते हैं। उसके कुछ समय पश्चात 1994 में एसआर बॉम्बे वाद आता है, एसआर बॉम्बे वर्सेज यूनियन ऑफ द इंडिया वाद आता है, जिसमें फिर से कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का एक आधारभूत अंग है। और ये एसआर बॉम्बे क्या था, कर्नाटक के सीएम थे उस समय, वहां के तात्कालिक जो राज्यपाल थे उनके द्वारा उनको राष्ट्रपति शासन लगा के बर्खास्त कर दिया था। तो अपन को ये कंफर्म हो गया कि अपन संशोधन कर सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि यदि कर सकते हैं तो संविधान की प्रस्तावना में अपन अभी तक कितने संशोधन किए, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ, वो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976, और उसमें 3 शब्द अपने जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। आगे अपन ने पढ़ा कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसका मुख्य स्रोत क्या है, तो पहली ही लाइन जैसे मैंने पढ़ी कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु, तो मैंने देखा कि पहली ही लाइन में लिखा था कि भारत के संविधान का मुख्य स्रोत हम भारत के लोग यानी भारत की जनता को माना, और भारत के संविधान में सुप्रीम किसको माना, भारत की जनता को, भारत के लोगों को माना है। अगला प्रश्न, जैसे मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि इसमें भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिए, 5 प्रकार की इसमें स्वतंत्रता आपको प्रदान की, और 2 प्रकार की अपन को क्षमता प्रदान की। आगे आप जैसे अपन बढ़े तो अलग अलग शब्दों के अपने अर्थ देखे, जैसे समाजवादी किसे कहते हैं, संप्रभु किसे कहते हैं, बंधुत्व किसे कहते हैं, लोकतांत्रिक किसे कहते हैं, गणतंत्र किसे कहते हैं, क्षमता किसे कहते हैं, स्वतंत्रता किसे कहते हैं, और न्याय किसे कहते हैं। इन सभी शब्दों का अपन अर्थ देखा, और इस प्रकार ये देखते हुए 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान है वो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ। उसके बाद में अपन ने 2-3 पॉइंट देखे। पहला कि संविधान की प्रस्तावना ग्रहण कहां से की, तो अमेरिका से। संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहां से ली, तो ऑस्ट्रेलिया से। फिर अपन ने 2-3 पॉइंट और देखे, वो कौन से, 2-3 व्यक्तियों के नाम। पहला ठाकुरदास भार्गव, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। दूसरा के.एम. मुंशी ने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की जन्म कुंडली कहा। इस प्रकार जो प्रस्तावना जो है अपने संविधान की आधारभूत संरचना अर्थात आधारभूत अंग है वो अपन ने माना है। ये हुई अपनी प्रस्तावना, और इससे बाहर आपका प्रश्न एग्जाम में नहीं जाएगा, ये मैं आपको कंफर्म बता देती हूँ। और अब मुझे बताइए कि आपके क्या डाउट है। वैसे तो देखो सेशन तो अपना पूरा हो गया है, और थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। अब देखो, अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैंने तो आपको पूरा करा दिया, जितना संविधान की प्रस्तावना से प्रश्न आते हैं और जिस प्रकार से मैं आपको समझा सकती थी वो पूरा कर दिया है, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप सेशन से जाने से पहले, जैसे ही सेशन एंड हो जाएगा उसके नीचे आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको सेशन कैसा लगा, और यदि लाइक नहीं किया तो लाइक करोगे। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी यदि आप शेयर करने की इच्छा रखते हो तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी ये है कि यदि आपको मुझे छोटा सा भी यदि गुरु दक्षिणा देनी है ना, तो वो ये है कि आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। तो सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सेशन कैसा लगा। और नेक्स्ट वाला सेशन आपको पता ही है नेक्स्ट चैप्टर का होगा, 4 सेशन हो गए। इसके अलावा हिस्ट्री की क्लास अपनी सुबह 9 बजे चलती है, बिल्कुल ऐसी ही क्लास आपको 9 बजे मिलती है, तो वो भी आप जरूर अटेंड कीजिए। इसके अलावा 10 बजे मेरी हिंदी की क्लास होती है, 9 बजे सर की हरीश सर की हिस्ट्री की क्लास होती है, तो वो भी लीजिए, ठीक है। तो अभी तो मैं चलती हूँ,
आपने बहुत प्यार दिया इस सेशन में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सूरज सिंह लिख रहे हैं, उनका एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। पूजा दीदी और हरीश भैया इज वेरी वेरी बेस्ट टीचर इन यूट्यूब, थैंक यू। अब देखो टाइम अपना रहता है 3 बजे पॉलिटी के लिए, आप सभी फिक्स 3 बजे आ जाया करो, ठीक है। तो चलिए अभी तो मैं चलती हूँ। जाने से पहले याद रखना, कमेंट करके मुझे जरूर बता के जाना कि सेशन आपको कैसा लगा और क्या सीखने का आपको मिला है, ठीक है। तो अभी के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल बता देंगे इंडियन कार्तिक, आप या तो इसके नीचे कमेंट कर लो आपकी जो भी क्यूरी है, या फिर आप नंबर पे कांटेक्ट कर लो। ओके बाय।